नीतीश कुमार जी, जिनको मुझे लगता है कि वो हर सुबह उठ करके वो सोचते हैं कि आज मैं किस गठबंधन में जाऊं, क्या अब उन्हें वापस पुनः वो ऐसा कुछ मौका मिलने वाला? बिल्कुल। एक तो मैं बात साफ करना चाहता हूँ, किसी भी हालत में फिर से भाजपा और नीतीश का साथ आना होगा नहीं। नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो गया, जैसा कि उन्होंने एक बड़ा ही अशोभनीय बयान अभी बिहार विधानसभा में दिया था, जिसके लिए महिलाओं के सामने में उन्होंने मैं कोई भी संवेदनशील व्यक्ति और सभ्य व्यक्ति कभी इस तरह की भाषा बोल ही नहीं सकता। मैं चाहूँ तब भी नहीं बोल सकता आपके समक्ष। तो वो हो भी सकता है जी। कोई पॉलिटिशियन ऐसा वक्तव्य करे जी, इससे अपने को शर्म आ रही है जी। और क्या सोच है। मतलब मेरा तो मानना है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस है वहाँ की महिलाओं के। एब्सोल्युटली। और सबसे मुझे दुख क्या है, नमस्कार, आप हैं TFI पर और आप देख रहे हैं अतुल का अन्वेषण, भारतीय राजनीति और समाज पर आधारित एक अनोखा पॉडकास्ट शो। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अतुल मिश्रा आपका TFI पर स्वागत करता हूं। आज हमारे सम्मुख उपस्थित हैं एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि, जिन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा की दशा और दिशा दोनों तय करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ विनोद तावड़े जी हैं। विनोद तावड़े जी 1980 से लेकर 1995 तक विद्यार्थी परिषद में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1984 से 1995 तक पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी रहे। मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र जैसे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान एवं राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 1995 से 2020 तक तावड़े जी महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे हैं, मुंबई विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। 2014 में भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। शालेय शिक्षा, उच्च और तंत्र शिक्षा, क्रीड़ा एवं युवा विकास, वैद्यकीय शिक्षा, अल्पसंख्यक विभाग, संसदीय कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मराठी भाषा विभाग, इन सभी विभागों का मंत्री जी ने एक साथ दायित्व निभाया है। 2020 से भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हैं और हरियाणा के प्रभारी भी हैं। वर्तमान में बिहार भाजपा के प्रभारी हैं एवं राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। अच्छा विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा कि चुनावों का मौसम चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान में, तेलंगाना में, मिज़ोरम में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। इन 5 जगहों पे चुनाव चल रहा है। कई जगहों पर कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है, कई जगह पर बताया जा रहा है कि भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। आपका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है चुनावों को संभालने का, उनको डायरेक्ट करने का, उनकी दिशा तय करने का, तो आप किस प्रकार से इन 5 चुनावों को देखते हैं? नहीं, अभी जो माहौल हम चुनाव का मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो बीजेपी को काफ़ी अच्छी बढ़त तो शुरू से ही मिली है। छत्तीसगढ़ सरप्राइजिंगली पिछले 5-7 दिनों में बीजेपी एकदम आगे चली गई है और उसका मतलब छत्तीसगढ़ शुरू के दिनों में हम गिन नहीं रहे थे कि भाई क्या सफलता कितनी हो सकती है जी। सर्विस भी अगर आपने देखे होंगे, लेकिन पिछले 5-7 दिनों में जो माहौल वहाँ बदल गया है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो भाजपा को अच्छी जीत यहाँ दिख रही है जी। तेलंगाना में जो माहौल वहाँ के रूलिंग पार्टी के विरोध में हुआ है, वो माहौल बनाने में बीजेपी का रोल है जी। अब उसका लाभ कांग्रेस को होता है या बीजेपी को होता है जी, उस पर वहाँ काफ़ी मुझे लगता है कि एक लड़ाई चल रही है जी। और अगर वहाँ बीजेपी ठीक ठाक अपने आप को अल्टरनेटिव पोस्ट कर पाई जी, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी एक अच्छी सफलता भाजपा को मिलेगी जी। और मिजोरम के बारे में आपका क्या? मिजोरम में हम अलायंस में रहते रहे और इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार से तो अच्छा रहेगा ही जी, और बीजेपी के बिना वहाँ कोई सरकार बनेगी ऐसा स्थिति नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चुनावों से इतर भारत में एक महापर्व भी होने वाला है और वो महापर्व है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का अनावरण, जो कि जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह जिसका प्रारंभ होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसमें भाग लेंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। और आपका जो पूरा करियर रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के भाजपा के महामंत्री और अलग अलग राज्यों के प्रभारी के रूप में, आपकी भी छवि जो है वो एक बड़े मुखर हिंदू राजनेता के रूप में रही है। तो आप इसे किस प्रकार की विजय मानते हैं और क्या मानते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में
राम मंदिर के निर्माण का, प्राण प्रतिष्ठा का, इसका क्या व्यापक प्रभाव रहने वाला है? राम मंदिर का आंदोलन जब शुरू हुआ था 89 में जी, और उस समय हम राम मंदिर को लेकर नारे देते थे कि मंदिर यहीं बनाएंगे। जी, तो बहुत ईमानदारी में बताओ तो जिस प्रकार का उस समय देश में एक सेक्युलर का माहौल था, जी, तो उसमें इसको कितनी कामयाबी मिलेगी और इस कामयाबी को मतलब रामलला के वहाँ स्थानापन्न होना और वहाँ एक बढ़िया मंदिर रामलला का होना, ये आशा तो थी, ये इच्छा तो थी, लेकिन कितना हो पाएगा ये ध्यान में नहीं आ रहा था। जी, नहीं, जिस प्रकार देश का माहौल बदलता गया और 14 के बाद मैं मानता हूँ कि जो एक स्थिति आई कि आज हिंदुत्व, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बारे में बोलना पहले अपराध लगता था, बिल्कुल, अब तो अभिमान लग रहा है। जी, ये हमारी विरासत है, जी, उसमें कुछ रिचुअल्स है, कुछ गलती है तो वो दुरुस्त भी हमने करनी चाहिए और वो कर भी रहे हैं उसमें। जी, और अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को तो बहुत खुशी है। जी, और मैं नहीं मानता हूँ कि राम मंदिर ये कोई पॉलिटिकल इश्यू है। जी, जी, बिल्कुल। तो मैंने तो प्रभु राम के बारे में हर बार यही बहुत सिंपल शब्दों में सोचा और रखा भी है कि प्रभु रामचंद्र ये राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक है। बिल्कुल, आप केरल में जाइए, आपको रामैया मिलता है। जी, आप आंध्र आइए, आपको रामाराव मिलता है। जी, आप कर्नाटक आइए, रामकृष्ण मिलता है। जी, महाराष्ट्र आइए, रामराव मिलता है। जी, गुजरात जाइए, जनाराम मिलता है। जी, यूपी आइए तो रामावतार मिलता है। जी, तो ये जो राम नीचे से ऊपर तक है, जी, ये सब ये देश को जोड़ने वाली चीज़ है, लोगों के आस्था का विषय है। और उस रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। जी, मेरा मानना है कि राजनीतिक से परे होकर आम व्यक्ति के लिए अभिमान का, गौरव का विषय है और एक अलग जल्लोष और अलग पर्व जैसे आपने कहा जी, इस देश पे शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खुलकर आपने अपनी बात रखी। क्या होता है कि राजनेता जो हैं वो अपनी बातें रखने से थोड़ा कतराते हैं। आप एक नेता के रूप में जैसे आपके विचार हैं, वैसा ही मेरा भी एक जो कहते हैं कॉमन टैक्स पेइंग सिटीज़न के रूप में मेरा भी बिल्कुल वही विचार है कि राम जी जो हैं वो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता के प्रतीक चिन्ह हैं। चलिए, राम जी की बात कर ली हमने चुनाव की बात कर ली। अब हम थोड़ा आपके ऊपर आते हैं, हम थोड़े आपके करियर के ऊपर आते हैं और आप जिन जिन चीज़ों पे आपने अपने लंबे राजनीतिक करियर में जिन जिन चीज़ों पर आपने मुखरता से बात की है। आप छोटे व्यवसायी जो रहे हैं, छोटे दुकानदार जो रहे हैं, मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था इंटरव्यू से पहले, तो मैंने देखा कि आपने मिल मज़दूरों के लिए भी आपने बहुत काम किया है मुंबई में। तो आप एक जो ये छोटे तबके के जो व्यवसायी, व्यापारी, मिल मज़दूर, इन सब ये लोग होते हैं, इन लोगों के ऊपर आपका एक सदैव से आपका एक नेचुरल एफिनिटी रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नारा दिया है वोकल फॉर लोकल का, बिल्कुल, कि जो हमारे जो जड़ से जुड़े हुए जो हमारे व्यवसायी हैं, काम कर रहे हैं, टोकरी से लेकर के एरोप्लेन बना रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करें। तो आपका मैं सर वोकल फॉर लोकल पर जानना, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता का मैं जानना वोकल फॉर लोकल पर उनकी प्रतिक्रिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा इसके बारे में। नहीं, मुझे लगता है कि आप अपनी दिवाली मना रहे हैं, जी, लेकिन जो आपके बगल में झुग्गी में रहने वाले की दिवाली भी कैसी अच्छी हो। जी, आप भले आपके घर में मिठाई है वो उसके यहाँ भेजेंगे तो ठीक है, उसके घर में मिठाई आएगी, जी, उससे ज़्यादा उसको क्या चाहिए। मैं मेरी मेहनत से जो कर रहा हूँ, जी, कोई दिया बनाता है, कोई माला बनाता है, कोई और चीज़ें बनाते हैं, आप वो हमसे खरीदो। आप वो चाइना के प्रोडक्ट से या बड़े कोई बाहर गांव के आते हैं उनसे खरीदने के बजाय आप अपने बस्ती में आसपास जो लोग रहते हैं और अपनी मेहनत से उन्होंने जो बातें बनाई है जी, वो खरीदने से वो अपनी दिवाली स्वाभिमान से बना सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और सिर्फ दिवाली नहीं, जो भी त्यौहार मेरे घर में बहुत हाईटेक है और उसमें आपको कोई विदेशी चीज़ चाहिए तो ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भी नहीं लेनी चाहिए जी, लेकिन हर चीज़ लेते समय ये सोचना चाहिए मैं जो यहाँ से ले रहा हूँ क्या ये मुझे लोकली मिल सकता है क्या। जी, अगर मिल सकता है तो मैंने उसका प्रयास करना चाहिए। जी, और आजकल तो ऑनलाइन पे इतनी महिलाएं, इतने युवा छोटे छोटे उद्योग कर रहे हैं
मुझे लगता है कि हम जितना व्हाट्सएप पे होते हैं, जितना यूट्यूब पे होते हैं, उसमें थोड़ा समय हम शॉपिंग में ऐसे छोटे मोटे प्रयास करने वाले लोगों को मैं प्रमोट करूं मेरे फेसबुक पर, जी मेरे सोशल मीडिया में, ताकि कुछ लोगों तक और जानकारी पहुंचे। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि ये अपना दायित्व बनता है कि मेरा त्यौहार अगर खुशी का हो जी तो मेरे साथ कम से कम 10 परिवार का त्यौहार खुशी का हो, इसका भी मैं सोचता हूँ, तो वो आपका त्यौहार असली खुशी का हुआ, ऐसा मानने वाला मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने भी ऐसा नोटिस किया है कि आज से 4-5 साल पहले जब हम दिवाली की लड़ियाँ लेने के लिए या दिए लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए हम बाहर निकलते थे, यहाँ तक कि गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति भी जब लेते थे तो वो भी मेड इन चाइना होता था। और लड़ियाँ तो खैर मेड इन चाइना ही होती थी। आज के डेट में जब मैं अगर अमेज़ॉन से भी अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं सबसे पहले कंट्री ऑफ ओरिजिन चेक करता हूँ। मुझे लगता है 90% अब जो प्रोडक्ट मार्केट में वो सब भारत में बन रहा है। और ये लगभग 10% से लेकर के 90% तक आना जस्ट 5 साल में, ये अपने आप में ही प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता को जताता है, दिखाता है। और साथ में आप जैसे जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए नेता हैं उनकी भी नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो इस देश के भारतवासी को जो प्रेरित किया है ना जी, और वो कहने वाला आदमी खुद भी वो व्यवहार करता है, ये जब दिखे ना जी, तब लोग उसको मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसके पहले भी कई नेताओं ने शायद इसकी अपील की होगी, जी लेकिन लोगों को उस नेता पर, उस ईमानदारी पर भरोसा नहीं था। जी 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 आज वो देख रहे हैं कि भाई मोदी जी अगर खुद कह रहे हैं तो खुद कर भी रहे हैं। जी 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 और इसलिए उसको रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, 25 दिसंबर आने वाला है। 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार माना जाता है पूरे भारत में, लेकिन साथ में जो भाजपा से, संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक और त्यौहार होता है, और वो त्यौहार होता है हमारे परम पूज्य अटल जी की जन्मतिथि। बिल्कुल। मैं स्वयं भी अटल जी का बहुत बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। मैं स्कूल में उनकी अभिनय किया करता था। अच्छा। जो वो पॉजेज लेकर के बात करते थे। और जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मैंने ये भी समझा कि आपके ऊपर भी अटल जी का एक वरद हस्त रहा है सदैव से, और आप अटल जी के बहुत बड़े अनुयायी भी रहे हैं और बहुत बड़े प्रशंसक भी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़े अपने निजी अनुभव भी बताएं, और आप अटल जी की बातों से, अटल जी की जो उनके जो वक्तव्य थे उनसे आप किस प्रकार से प्रेरणा लेते हैं, उसके बारे में भी आप जनता को ज़रा बताएं। 25 दिसंबर 2024 ये सिर्फ अटल जी की जयंती नहीं है, तो अटल जी का जन्म 1924 में हुआ था जी। तो 100वां साल शुरू हो रहा है इस बार। जी 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 कई बार हम 100 साल पूरे होने के बाद सेंटेनरी ईयर मनाते हैं, कई बार पहले मनाते हैं, जी। तो वो पार्टी तो तय करेगी उसमें। लेकिन अटल जी का प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर केवल राजनीतिक नेता के नाते है तो वो पूरा नहीं है। जी अटल जी एक साहित्यिक के नाते, एक वक्ता के नाते, एक विचारक के नाते हमारे जीवन पर कई प्रभाव और कई प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसा मैंने तो बहुत अनुभव किया है। जी मतलब मैं जब भाजपा मुंबई अध्यक्ष था 2009 में, और उस समय मैंने अटल जी को काफ़ी नज़दीक से उनसे मिलना हुआ। मतलब मुझे याद है कि भी भाजपा मुंबई अध्यक्ष था, और उस समय हमने मुंबई की समस्याओं का एक प्रतिनिधिमंडल हमने अटल जी के पास, प्रधानमंत्री थे, ले गया था। जी प्रतिनिधिमंडल में कौन थे? तो प्रमोद महाजन जो केंद्रीय मंत्री थे, जी 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 राम नाईक केंद्रीय मंत्री थे, जी मनोहर जोशी शिवसेना के अलायंस था उस समय, तो Correct. केंद्रीय मंत्री थे, सुरेश प्रभु केंद्रीय मंत्री थे, जी। जयवंतीबेन मेहता केंद्रीय मंत्री थे, और मंत्री नहीं, विधायक नहीं, ऐसा मैं था अच्छा। पार्टी के अध्यक्ष के नाते। जी 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 तो ऐसी कुर्सियां रखी थी, अटल जी की कुर्सी थी, फिर बाकी तो यहाँ एक एक नेता, सब मंत्री बैठे, और मैं वहाँ कोने में था। तो अटल जी ने आकर पूछा, हाँ बोलो भाई क्या विषय है? प्रमोद जी ने कहा कि ये भाजपा मुंबई के अध्यक्ष आए हैं, संगठन की ओर से कुछ बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। अच्छा, संगठन का प्रतिनिधिमंडल है? तो ये कहकर उन्होंने कहा कि संगठन का प्रतिनिधिमंडल है तो संगठन का अध्यक्ष यहाँ बैठना चाहिए। क्या अब ये जो मैसेज है कि सरकार का मंत्री से संगठन का अध्यक्ष महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत बड़ी संगठन ये महत्वपूर्ण है। जी। मुझे लगता है कि ऐसे कई बातें हैं। मतलब एक बार हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में चर्चा हो रही थी, और
मुशर्रफ जस्ट आकर गए थे, अच्छा। बीजेपी की सरकार थी और उसमें काफ़ी सफलता नहीं मिली थी, उल्टा थोड़ा निगेटिव माहौल हुआ था। मुशर्रफ ने अपने तरीके से उसको ये लेकर उसको पूरा गलत ही कर दिया वो जी। और उस बैठक में काफ़ी आलोचना सीधे अटल जी की उपस्थिति में सीनियर लोग KR मलकानी जैसे वगैरह बैठक में कर रहे थे कि मुशर्रफ ने तो इतना अपने को बेइज्जत किया वगैरह वगैरह। तो एक 30-40 मिनट की चर्चा के बाद जब आदरणीय अटल जी बोलने के लिए खड़े हो गए तो उनकी एक लाइन थी, बोले दोस्तों का चयन हो सकता है, पड़ोसी से दोस्ती करनी पड़ती है। जी जी जी। और मैंने ये प्रयास किया, कितने अपने जवान शहीद होते हैं, कितना डिफेंस पर खर्चा पाकिस्तान बॉर्डर पर अपना जा रहा है जी। और अगर हमको दुनिया में बढ़ना है तो ये आसपास के देशों के साथ सौहार्द रखते हुए अगर हम आगे जाएं तो देश का विकास, ऐसी सब बातें बाद में उन्होंने रखी जी, बिल्कुल। जो सबको जची भी उसके बाद। बिल्कुल। और इसलिए जो अटल जी ने मुशर्रफ के साथ वार्ता भी की, वही अटल जी हमने देखे कारगिल के समय जी। पाकिस्तान ने छेड़खानी की जी। तो अटल जी ने 2 टूक जवाब दिया कारगिल में बिल्कुल। कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है कि अटल जी के ऐसे कई अलग अलग डायमेंशंस हैं, एक व्यक्तित्व के उनकी बातें हैं कि जो अपने को मतलब उनकी सोच ही अलग थी। उनकी कई कविताओं में हम सोच देखते हैं। जी जी जी। एक एक कविता अपने को पूरा एक अपने आप में ऊर्जा देती है, प्रेरित करती है। जी। मतलब शब्दों में इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है। जी। ये अटल जी के वाणी से जब हम सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी जी जी। खास करके वो हार नहीं मानूंगा। हाँ, आप कितने भी अगर आप डिप्रेशन में या दुख में हो, आप एक बार हार नहीं मानूंगा तो आपकी भुजाएं स्वयं ही पूरा फड़कने एकदम लगती हैं। लड़ने का मूड, चलो भाई जो हो गया भूल जाओ, बिल्कुल। काम पे लग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब मैं एक व्यक्तिगत परेशानी की ओर आऊँगा। मैं बिहार का निवासी हूँ अच्छा। और बिहार की बात करें तो जितने भी मानक होते हैं, चाहे वो सामाजिक मानक हो या वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या वो इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से संबंधित मानक हो, मैं जितने भी लिस्ट देखता हूँ, चाहे वो GDP पर कैपिटा हो या आपका माल न्यूट्रिशन कितना है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है, तो ये सारे जब भी मैं उठा के लिस्ट देखता हूँ तो बड़ी ललक के साथ देखता हूँ कि भाई शायद इस बार बिहार ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 10-15 साल से तो मैं ज़रूर कर रहा हूँ। आज तक मैंने बिहार को या तो वो अंतिम पायदान पर होता है बिल्कुल, और या फिर वो अंतिम के 2-3 में होता है। कहीं कोई और स्टेट कभी गलती से नीचे निकल गया, नहीं तो बिहार अंतिम पायदान पर ही होता है। बिहार जो कभी भारत का बौद्धिक क्षेत्र था, जहाँ भारत ही क्या वो पूरे विश्व का वो एक तरह का वो केंद्र था जहाँ पर लोग आके पढ़ाई करते थे। और ऐसा कहा जाता था कि देवराज इंद्र भी पाटलिपुत्र का वैभव देखने के लिए अमरावती से नीचे आते थे। एक वो समय है, एक आज का समय है। जो ये सो कॉल्ड छद्म सेक्युलर नेता हैं, पहले लालू प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी और उसके बाद अभी नीतीश कुमार, इन लोगों ने मिलकर जो बिहार का जो बिल्कुल समूल नष्ट कर दिया है, उसका पहली बात तो उसका सल्यूशन क्या है, उसका समाधान क्या है। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछना और इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि बिहार की बागडोर अब आपके हाथ में है। आप प्रभारी हैं बिहार के, तो बागडोर आपके हाथ में। तो मैं और मेरे जैसे कई बिहारी जो कि मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, देश के अलग अलग महानगरों में, बेंगलोर में बैठे हैं, चाहते हैं कि वो अपने राज्य लौटें, वहाँ जाके कोई व्यवसाय स्थापित करें, पर कर नहीं पाते। उन्हें लगता है रंगबाजी टैक्स शुरू हो जाएगी, किडनैपिंग हो जाएगी या कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम आपकी ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि क्या हमें भाजपा की सरकार मिलेगी और मिलेगी, कितनी सशक्त मिलेगी। तो मैं इस पर आपका जानना चाहता हूँ, आपका इस पर क्या विचार है। नहीं, मैं बिहार जब घूमना शुरू किया नीचे तक, लगभग मैंने आधे से ज़्यादा जिला और आगे में मैं पहुँचा हूँ। बिहार में पानी बहुत है जी, मेहनत करने वाला आदमी है, फिर भी बिहार का विकास क्यों नहीं है जी। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार 95-99 के सरकार महाराष्ट्र में थी जी। उस समय आदरणीय नितिन गडकरी हमारे सड़क मंत्री महाराष्ट्र के थे जी। तो उनके साथ मैं प्रवास कर रहा था
तो एक जिला सातारा से सोलापुर दूसरा जिला वो पहली बार जा रहे थे और मैं उनके साथ प्रवास कर रहा था। तो उन्होंने उनका जो अफसर साथ में था सड़क डिपार्टमेंट का, उसको कहा कि जो गांव आएगा उस गांव में पानी है या नहीं ये मैं बताऊंगा, आप लिख लो और मुझे आखिर में बताओ कितना मेरा सही निकला। तो जो गांव आते गए, हाँ यहाँ पानी है, हाँ यहाँ नहीं है, यहाँ है या थोड़ा कम है, इस प्रकार बोलते गए, वो लिखते गया और पहुंचने के बाद ध्यान में आया कि 97% उनका सही निकला। तो मैंने पूछा कि ये कैसे हो गया। तो देख विनोद, जो गांव के दुकान अगर मोची चप्पल की दुकान भी सजी धजी हो ना, तो समझो गांव में पानी है, पानी है तो खेती है, खेती है तो पैसा है, पैसा है तो आदमी खर्च करता है जी। जिस गांव में पानी नहीं है वो कई शहर से पैसा आता है, उस पे घर चलाता है जी। तो ज़्यादा खरीदता नहीं है तो दुकान भी बड़ी चलती नहीं है जी। तो जहाँ दुकानें बढ़िया, मार्केट बढ़िया हो, समझ जाओ वहाँ पानी बढ़िया है। अब ये बिहार में पानी होने के बाद, मेहनत करने वाला आदमी व्यक्ति होने के बाद भी बिहार क्यों नहीं बढ़ा? तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से पॉलिटिकल सिस्टम ने इसको जाति जाति में ज़रा ज़्यादा ही बांट दिया, बहुत ज़्यादा जी। और उसका मतलब बिहार के देश भर में IAS IPS मिलते हैं जी। बिहार में इंटेलेक्चुअल्स हैं, बिहार में ब्रेन है, बिहार में मेहनती है जी। आप मुंबई दिल्ली में देखते हैं कि बिहारी मजदूर भी बड़ी मात्रा में है जी जी बिल्कुल। तो इंटेलिजेंस से लेकर मजदूरी तक सब उपलब्ध है, तो बिहार पीछे क्यों जी? तो यहाँ पॉलिटिकल बागडोर जिनके हाथ में थी, उन लोगों ने एक तरह से मुझे लगता है कि बिहार की जनता को जाति में अटकाते हुए बिहार के विकास पर रोक लगाई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि हम मोदी सरकार बिहार में इतना खर्च कर रही है, इतना विकास वहाँ पर हो रहा है, और अभी तो जिस प्रकार की स्थिति है, मुझे लगता है कि बिहार में आने वाले लोकसभा में तो हमारा अच्छा प्रभाव दिखेगा जी। लेकिन 2025 में भाजपा का अपने बलबूते पे मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा और बिहार की विकास यात्रा वहाँ से शुरू हो गई, आप मान लो जी। एक प्रश्न बिहार चुनाव से ही संबंधित ये है, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी जिनको मुझे लगता है कि वो हर सुबह उठ करके वो सोचते हैं कि आज मैं किस गठबंधन में जाऊं, और भाजपा ने उनको कुछ अधिक ही मौका दे दिया। मतलब एक बार उनसे धोखा खाने के बाद भी उनको दोबारा मौका दे दिया। तो क्या अब उन्हें वापस पुनः वो ऐसा कुछ मौका मिलने वाला है? हालांकि राजनीति बड़ी विचित्र चीज़ होती है, कब कहाँ कौन सा गठबंधन बन जाए पता नहीं, लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार जैसे, मेरी पर्सनल यही राय है कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो गया, जैसा कि उन्होंने एक बड़ा ही अशोभनीय बयान अभी बिहार विधानसभा में दिया था, जिसके लिए मोदी जी ने उनको बहुत ही जोरदार उनको फटकार भी लगाई है महिलाओं के सामने में। उन्होंने मतलब मैं कोई भी संवेदनशील व्यक्ति और सभ्य व्यक्ति कभी इस तरह की भाषा बोल ही नहीं सकता, मैं चाहूँ तब भी नहीं बोल सकता आपके समक्ष। तो ऐसी बात उन्होंने विधानसभा में बोल डाली। तो मुझे लगता है जैसे वो अभी अपने करियर के अंतिम उस पर पहुँच गए, तो अब हम कम से कम इस बात पे सेफ रह सकते हैं कि इस बार भाजपा का अपने बलबूते पर अपना स्वयं का खुद का कार्यकर्ता, खुद का नेता वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ताकि जैसे हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, क्या बिहार में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। एक तो मैं बात साफ करना चाहता हूँ, किसी भी हालत में फिर से भाजपा और नीतीश का साथ आना होगा नहीं। बहुत और ये मेरी राय नहीं है, पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से लेकर सोची समझी है। हमारे विधायक ज़्यादा होने के बाद भी हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया जी, लेकिन आपने कहा ये पलटू चाचा सुधरेंगे नहीं जी। और जिस प्रकार वक्तव्य उन्होंने परसों किया है जी, बहुत शर्म आती है। बहुत राजनीति में पार्टी है, पार्टी के अपने विरोध है, वो हो भी सकता है जी, लेकिन कोई पॉलिटिशियन ऐसा वक्तव्य करे जी, इससे अपने को शर्म आ रही है जी बिल्कुल। मतलब ये सोच क्या है? और जिस विधानसभा में कायदे कानून बनते हैं वहाँ पर इस प्रकार के अभद्र शब्द, आप भले उसको कामकाज से निकाल देंगे, आप उसको राइट ऑफ कर देंगे रिकॉर्ड से, लेकिन जो गूंजा है
और क्या सोच है। मतलब मेरा तो मानना है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है वहाँ की महिलाओं के प्रति। एब्सोल्युटली। और सबसे मुझे दुख क्या है, इंडिया अलायंस के कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, अब्दुल्ला, सब चुप है इस पर। बिल्कुल, एक शब्द किसी ने नहीं बोला। मतलब आप सहमत है कि इस भाषा से? मतलब मेरी अपेक्षा थी कि इन सभी पार्टियों की, सुप्रिया तो ही है हमारी सुले, वो कुछ बोले। क्या कोई कुछ नहीं बोल रहा है। किसी महिला ने नहीं बोला, प्रियंका गांधी ने नहीं बोला, किसी प्रियंका जी नहीं बोल रही है। मतलब मेरा मानना है कि आप है साथ में, लेकिन अगर साथ होते हुए कुछ गलत हुआ है और उस पर अपनी पार्टी की छवि पर कुछ असर हो रहा है तो दो टूक कहना चाहिए, नीतीश जी ने ये गलत किया, हम उसकी निंदा करते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या वो उन्होंने खुद पे निंदा की अगले दिन, जी तो आप क्यों डरते हो? जी जी मतलब किसी भी हालत में, किसी भी लेवल पे हम नीचे गिरेंगे, जी लेकिन इंडिया अलायंस बनाए रखेंगे। ये अगर इनकी नीयत दिख रही जी है जी जी तो मुझे लगता है कि मोदी के डर के कारण जी किसी भी स्तर पर गिरने की मानसिकता पूरे विपक्ष की बन रही है। घृणास्पद है, बहुत घृणास्पद है। घृणास्पद। चलिए, अब मैं आपसे बिहार के बारे में जो जानना चाहता था वो मैंने सुन लिया, और जो मुझे क्लियर सुनना था वो भी मैंने सुन लिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारा जो चैनल है उसको बहुत युवा उसको फॉलो करते हैं। 18 से 25 साल के तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख लोग हमारा चैनल फॉलो करते हैं, और बाकी उम्र के लोग भी करते हैं, बट सबसे ज़्यादा लोग 50% से ज़्यादा लोग हमारे युवा लोग हैं। तो युवा जो हमारे भारतीय हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में? मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपके इस शो के समापन के लिए। नहीं, संदेश युवाओं को देना इतना कोई मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ बातें पक्का कहनी है जी। विशेषकर ये जो आपने एज ग्रुप बताया, वो 21वीं सदी का जन्म लिया हुआ बच्चा है जी, जिसको 21st सेंचुरी बॉर्न किड कहते हैं, मिलेनियल। जी। अब उसमें 21st सेंचुरी 2001, 2002, 2004 में जिसका जन्म हुआ उसको समझ आने लगी 2014 में। जी तो 14 से केंद्र में वो मोदी जी को ही देख रहा है। जी उसको बोफोर्स का घोटाला पता नहीं है, जी उसको 2G घोटाला पता नहीं है, जी। उसको कोयला घोटाला पता नहीं है, उसको चारा घोटाला पता नहीं है, जी उसको आपातकाल पता नहीं है, जी उसको हर 2 महीने हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे 14 के पहले देश जी, में, जी, जी, बिल्कुल, वो पता नहीं है। मुझे लगता है कि इसलिए वो कंपेयर क्या करेगा 14 के मोदी और 24 के मोदी। जी अब मोदी सरकार 10 साल लगभग सत्ता में है और एक भी भ्रष्टाचार का आरोप, झूठा भी, राफेल भी आया लेकिन वो फेल हो गया सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल में। बिल्कुल। एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। ये बहुत आसान बात नहीं है, इसको समझना चाहिए। जी जिस प्रकार हमारे शिक्षा पद्धति में सोच बनाई जाती है, जैसे मैं जब हरियाणा में गया था जी तो जिंद के वहाँ के युवाओं से चर्चा कर रहा था, जी तो वहाँ किसी ने मुझे पूछा कि आप सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जी उस पर 3,500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जी ये इसके बजाय आप स्कूल खोले, अस्पताल खोले, ऐसा नहीं लगता? जी तो मैंने उसको पूछा कि सरदार पटेल कौन थे? बोले गृह मंत्री थे, स्वतंत्र सेनानी थे, अपने नेता थे, लौह पुरुष थे। बोले और क्या थे? ये सरदार पटेल अगर नहीं होते तो जिंद से जूनागढ़ जाने के लिए जी आपको पासपोर्ट और वीज़ा लगता है। बिल्कुल। सरदार पटेल नहीं होते तो हैदराबाद जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लगता, शायद जाने को मिलता भी नहीं। 500 से ज़्यादा जगह जाने के लिए हिंदुस्तान के करेक्ट, आपको पासपोर्ट वीज़ा लगता। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैंने उनको पूछा जिंद कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 47। देखा, जिंद 6 अप्रैल 48 को हिंदुस्तान में आया। जी अब हमारे युवाओं को ये वास्तव पता नहीं है, जी क्योंकि ये शिक्षा पद्धति में पढ़ाया नहीं गया। जी 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 और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा अपना युवा इन सब चीज़ों को समझे। हिंदुत्व यानी सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, जी, इट इज़ अ हिंदू वे ऑफ लाइफ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब धर्म काटा यानी क्या? जो न्याय करेगा, जो परफेक्ट दिखाएगा, जी, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो धर्म काटा होता है। जी 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 धर्मदाय अस्पताल होते हैं, मतलब क्या?
तो सेवा के लिए होते हैं, वो थोड़ी कोई धर्म के होते हैं। जी जी जी। अब ये चीज़ें, धर्म का असली अर्थ रिलीजन नहीं है, इट इज़ वे ऑफ लाइफ टू लिव। राइट। और उस प्रकार से हिंदुत्व को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आज जो इमेज बनाई जाती है कि ये सनातन धर्म यानी उसका बारे में कहना मतलब कुछ गलत है, ये है। तो थोड़ा युवा अगर अध्ययन करे, थोड़ा समझे, तो पूरे विश्व में एक जो साजिश चल रही है बाकी धर्म के लोगों की, जी जी जी, उसमें अपना धर्म वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला, जी उसको आगे कैसे ले जाए, इस जी। पर थोड़ा वो सोचे तो मुझे लगता है कि लाभ होगा। क्योंकि यही पीढ़ी है आज डेमोग्राफी में अगर देखें दुनिया में तो सबसे ज़्यादा युवा अपने देश में, बिल्कुल और उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर अपने देश को मिलना है तो ये युवा दिला सकता है। बिल्कुल। और मोदी जी जिस प्रकार युवाओं को आगे लेकर जा रहे हैं, युवाओं पर भरोसा जता रहे हैं, वो युवा मोदी जी के अपील पर पूरे देश के लिए इस प्रकार काम करेगा कि हिंदुस्तान आज हम इकोनॉमिकली नंबर 3 पर है। जी मुझे लगता है कि अपना नंबर ऊपर जाने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये देश का युवा करके दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। नमस्कार। आपने बड़ी मुखरता के साथ और बड़ी खुल के आपने अपनी सारी बातें प्रकट की। अक्सर क्या होता है, राजनेता जो होते हैं वो सारी बातें नहीं बोलते, 60% बोलते हैं, 40% रख लेते हैं, पर आपने मेरे ख्याल से 120% बताया। और यही दर्शक सुनना चाहते हैं, यही दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। और अगर हमारा और आपका अच्छे से जुड़ाव होता है तो उसके बाद एक तरह से हमें अच्छा भी फील होता है और साथ में ये भी फील होता है कि चलिए हमारे ऊपर एक गार्डियन फिगर हमारे साथ है। तो इस मुखरता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो। आपको विनोद जी से अगर कोई प्रश्न करना हो या आपको वैसे भी कोई अगर चर्चा करनी हो तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कृपया करके अपना कमेंट सेक्शन डालें, अपने दोस्तों के साथ, अपने सुहृदों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी आशा करते हैं कि बिहार, मेरा बिहार, हमारा बिहार, आपका बिहार जो अभी हर मानक में नीचे चल रहा है, वो कभी न कभी अपनी पुरानी कीर्ति और पुरानी गरिमा को पुनः प्राप्त करेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार। धन्यवाद।